आप लोगों की दिल्ली में एक मीटिंग थी, मुख्यमंत्री उस मीटिंग में थे, आप भी उस मीटिंग में थे और कांग्रेस के विधायक भी कुछ एक उस मीटिंग में थे। लेकिन उस मीटिंग की खास बात ये रही कि सुधीर शर्मा उस मीटिंग में नहीं थे और सभी ने बोला, मुझे भी बोलने का मौका मिला, तो हमने कहा कि जो हमारे पास बेस्ट बैट है वो हमने लगानी है, चाहे उसमें मुख्यमंत्री हों या उप मुख्यमंत्री हों जो। और वर्तमान मंत्री जिनको अभी हाल ही में नया मंत्रालय मिला है, धर्माणी जी, वो भी कुछ खुश नजर नहीं आ रहे हैं अपने दिए गए मंत्रालय से। फिर विक्रमादित्य सिंह से एक मंत्रालय वापस लिया गया, फिर हर्षवर्धन चौहान से, रोहित से। और एक चर्चा इसमें ये हुई कि पिछले कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें 3 मंत्री नदारद थे और ये वही 3 मंत्री थे जिनसे हाल ही में मुख्यमंत्री ने पोर्टफोलियो वापस लिए हैं। अभी भी एक आध की गुंजाइश बाकी है। पोर्टफोलियो मांग करके चलाने से तो जो अच्छा जो मिला है उसको काम करो। ने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए हमें बेस्ट प्रत्याशी उतारने की आवश्यकता है, ये बात आपने हाईकमान के सामने भी रखी। आपकी नज़र में वो बेस्ट प्रत्याशी कौन है? मैं तो सबसे सीनियर इनके बाप के साथ हमने काम किया है, चाहे रघुवीर सिंह बाली हो चाहे सुधीर शर्मा हो। आप लड़ेंगे क्योंकि आपकी भी चर्चा हो रही थी, 2004 में भी तो आपने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था। बहुल वहाँ पे कहते हैं कि ओबीसी हैं, आपका गद्दी समुदाय है, तो ऐसे में क्या जातीय समीकरण बिठाने की भी क्या जरूरत है पार्टी को? तो अभी कल मीटिंग रखी है हमारी प्रेसिडेंट ने, उसके ऊपर जो है वो चर्चा की जाएगी और कुछ दिनों में ही शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम आर्थिक संकट के एक दौर से गुजर रहे हैं। अब आपसे भी जानना चाहूंगी क्या कंडीशन है, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा बिजली विभाग के कर्मचारी थे, उनको सैलरी नहीं मिल पा रही थी। HPTDC के कर्मचारी थे, उनको भी सैलरी नहीं मिल पा रही थी। और कुछ लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि आने वाले 2 महीने में हो सकता है कि जो आम कर्मचारी हैं उनको भी सैलरी में डिले हो जाए। तो मैं गेस्ट फैकल्टी पे आपकी कैबिनेट ने फैसला लिया है, पिछले कल ही जब कैबिनेट की बैठक हुई उसमें ये कहा गया कि गेस्ट फैकल्टी पर आपके कॉलेज कैडर के प्रोफेसर्स रखे जाएंगे, अध्यापक रखे जाएंगे। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो क्या? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ MLA जहाँ प्रोटेस्ट करते हैं उनको भी इन्विटेशन दे रहा हूँ कि आप इस जो हमारा प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन है कलेक्शन का आगे आप मार्केट में जो ऑर्गेनिक मैन्योरिंग कलेक्शन के लिए अगर वो भी किसी को लाना चाहते हैं, जो खुद आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। रामपुर के कृषि विश्वविद्यालय का मामला काफी समय से बड़े जोरों से गूंज रहा है, उसमें लैंड डिस्प्यूट क्या है, सरकार का पक्ष उस पे क्या है? देखिए, ये जो मुझे पता है कि जब मैं राजनीति में नहीं था तो उस वक्त आप लोगों की दिल्ली में एक मीटिंग थी, मुख्यमंत्री उस मीटिंग में थे, आप भी उस मीटिंग में थे और कांग्रेस के विधायक भी कुछ एक उस मीटिंग में थे। लेकिन उस मीटिंग की खास बात ये रही कि सुधीर शर्मा उस मीटिंग में नहीं थे। और उस मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों की जो रणनीति है वो भी हम तैयार कर रहे हैं। अब आपसे भी जानना चाहूंगी, बैठक में आप लोगों को क्या निर्देश दिए गए और सुधीर शर्मा उस बैठक में क्यों नहीं थे, क्योंकि आप भी तो कांगड़ा से हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। सुधीर शर्मा और वाली जो था रघुवीर सिंह वाली वो लेट आए, वो भी उस बैठक में बैठे, पीछे बैठे थे। उसमें ये रणनीति अपनाई गई है कि आने वाला जो हमारा पार्लियामेंट का चुनाव है ये बड़ा महत्वपूर्ण है और हमने सबने मिल कर के काम करना है और हर एक के जो है वो विचार उसमें जानेंगे। और सभी ने बोला, मुझे भी बोलने का मौका मिला, तो हमने कहा कि जो हमारे पास बेस्ट बैट है वो हमने लगानी है, चाहे उसमें मुख्यमंत्री हों या उप मुख्यमंत्री हों, जो भी सक्षम हो इन चुनावों में जीतने के लिए उनको हम उतारेंगे। क्या इसमें ये भी बात हुई कि कुछ एक मंत्री जो बनना चाह रहे थे वो नाराज हैं? उसमें पहला नाम है राजेंद्र राणा का, दूसरा नाम है सुधीर शर्मा का, तीसरा नाम भी मंडी से एकमात्र विधायक का है, वो भी कह रहे थे कि विप कुछ भी नहीं होता, उन्हें भी स्थान दिए जाएं। और वर्तमान मंत्री जिनको अभी हाल ही में नया मंत्रालय मिला है, धर्माणी जी, वो भी कुछ खुश नजर नहीं आ रहे हैं अपने दिए गए मंत्रालय से। फिर विक्रमादित्य सिंह से एक मंत्रालय वापस लिया गया, फिर हर्षवर्धन चौहान से, रोहित से। और एक चर्चा इसमें ये हुई कि पिछले कल जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें 3 मंत्री नदारद थे और ये वही 3 मंत्री थे जिनसे हाल ही में मुख्यमंत्री ने पोर्टफोलियो वापस लिए हैं। आप इस पूरे परिदृश्य को किस तरह देखते हैं? देखिए, मंत्रिमंडल की एक्सपेंशन करना, पोर्टफोलियो देना है, वो प्रेरोगेटिव जो है वो मुख्यमंत्री का होता है, क्योंकि भारत सरकार के जो हमारी कांग्रेस पार्टी हाईकमांड है उसे भी चर्चा की जाती है
जो हमारे इंचार्ज हैं जनरल सेक्रेटरी उनसे चर्चा की जाती है, तो फाइनलिटी जो है वो मुख्यमंत्री को ही करनी है। तो जो विस्तार हुआ है उसमें 2 मंत्री लिए गए हैं, अभी भी एक आध की गुंजाइश बाकी है। बाकी वहाँ पर कोई इस प्रकार की चर्चा नहीं हुई कि कौन किसको लेना है और कौन से पोर्टफोलियो देने। पोर्टफोलियो मांग करके चलाने से तो जो अच्छा जो मिला है उसको काम करो जी। हमने अपने इतने बड़े लंबे राजनीति में मैंने कभी मांग करके पोर्टफोलियो नहीं लिए। हमने जो मिले उसी को हमने जो है उसके ऊपर काम करके कुछ दिखाया है। मेरे पास जंगलात का पोर्टफोलियो आया था, उस वक्त 1.5 लाख स्टैंडिंग ट्रीज काटे जाते थे, हमने अल्टरनेटिव दिया, यूकलिप्टस दिया, पॉपुलर दिया, कार्डबोर्ड कार्टन दिया, और मैंने 1.5 लाख जंगल जो हर साल काटा जाता उसको बंद कर दिया। थोड़ी लोगों की रेजिस्टेंस हुई, मेरे से डिपार्टमेंट ले लिया मैंने, फिर उसके बाद मुझे एग्रीकल्चर को दिया। 2-3 महीने के बाद पंडित जी ने संतराम के वक्त में 1.5 लाख से ज़्यादा काटे गए और 7 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। तो जो विभाग आपके पास मिलते हैं निष्ठा से ईमानदारी से काम करो, तभी लोगों में आपका जो है वो अच्छा मैसेज आएगा। आपने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए हमें बेस्ट प्रत्याशी उतारने की आवश्यकता है, ये बात आपने हाईकमान के सामने भी रखी। आपकी नज़र में वो बेस्ट प्रत्याशी कौन है? क्योंकि बहुत सारे लोग कांगड़ा से कह रहे हैं कि रघुबीर सिंह बाली हैं, आपके सुधीर शर्मा है, हालांकि वो आप लोगों से नाराज भी चल रहे हैं। हमारे से तो कोई नाराज है नहीं। मैं तो सबसे सीनियर हूँ, इनके बाप के साथ हमने काम किया है, चाहे रघुबीर सिंह बाली हो चाहे सुधीर शर्मा हो। इनके पास भी पिछली मंत्रिमंडल में भी रहे हैं। तो जब ठीक टाइम आता है, मौका मिलता है, तो आदमी को काम करना चाहिए, निष्ठा से काम करना चाहिए। मैं कोई इनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आजकल नौजवानों का टाइम है, इनको काम करना चाहिए। अगर इनकी बारी आती है तो हम इनको भरपूर समर्थन देंगे। आप लड़ेंगे? क्योंकि आपकी भी चर्चा हो रही थी, 2004 में भी तो आपने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था। ऐसा है कि अभी तक तो कोई मेरी दिली इच्छा नहीं है कि मैं पार्लियामेंट लड़ूं, क्योंकि मैं काफ़ी देर से राजनीति में हूं और मैंने कई चुनाव पार्लियामेंट के लड़े हैं। मैं चाहता हूं कि नौजवानों को मौका दिया जाए। आपके हिसाब से कांगड़ा के लिए अभी क्या ओबीसी चेहरा उपयुक्त रहेगा? आपने हालांकि बेस्ट चेहरे का जिक्र तो आपने किया कि बेस्ट चेहरा होगा, बहुल वहाँ पे कहते हैं कि ओबीसी हैं, आपका गद्दी समुदाय है, तो ऐसे में क्या जातीय समीकरण बिठाने की भी क्या ज़रूरत है पार्टी को? देखिए, जब कोई भी प्रत्याशी उतारा जाता है तो सभी चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं कि वहाँ की पॉपुलेशन की रेशो प्रोपोर्शंस क्या है, कौन सा वर्ग विशेष है जिसका मत ज़्यादा है। लेकिन कई बार ये चीज़ें जो है वो अलग भी देखी जाती हैं। हमारे पास हर एक कम्युनिटी का लीडर है, तो अभी कल मीटिंग रखी है हमारी प्रेसिडेंट ने, उसके ऊपर जो है वो चर्चा की जाएगी और कुछ दिनों में ही शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी कि कौन किस कहाँ से फील्ड किया जाएगा। और हम चाहते हैं कि जिताऊ भी हो और उसका अपना कद भी ठीक हो और वो जीतने वाली परिस्थिति में हो, उसी को हम उतारें। इस समय देश में हिमाचल प्रदेश में स्पेशली मैं कहूँगी, हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि हम आर्थिक संकट के एक दौर से गुजर रहे हैं। अब मैं आपसे भी जानना चाहूँगी क्या कंडीशन है, क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में हमने देखा बिजली विभाग के कर्मचारी थे, उनको सैलरी नहीं मिल पा रही थी, HPTDC के कर्मचारी थे, उनको भी सैलरी नहीं मिल पा रही थी, और कुछ लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि आने वाले 2 महीने में हो सकता है कि जो आम कर्मचारी हैं उनको भी सैलरी में डिले हो जाए। तो ऐसा क्या है? आप ज़रा प्रदेश की फाइनेंशियल कंडीशन के विषय में हमें बताएं। देखिए, जो माली हालत है वो प्रदेश की कोई इतनी अच्छी नहीं है जी। क्योंकि जो सरकार छोड़ के गई है उसमें लगभग 70,000 करोड़ रुपए के जो लोन जो है वो ऑलरेडी जो है वो लिमिट को वो क्रॉस करके गए और उसमें फजूल खर्ची ज़्यादा हुई है। मुख्यमंत्री जी का पूरा प्रयास है कि फूंक फूंक के चलने का है कि उनकी भी अपनी प्रायोरिटीज़ उन्होंने फिक्स की हैं और उन प्रायोरिटीज़ में हम चाहते हैं कि अपने सीमित साधनों से हम किस प्रकार से जो है वो 1 साल अपना निकालें ताकि अगला बजट मार्च के बाद जो है वो पास हो। ऐसी भी प्रायिकता है कि बजट सेशन इस बार जल्दी हो सकता है, क्या ये सही है? क्योंकि अभी वोट ऑफ अकाउंट होगा भारत सरकार में, क्योंकि चुनाव सिर के ऊपर है,
तो हर स्टेट्स को अपना बजट जो है वो बड़ी जल्दी बजट की जो है बैठकें जो है वो करनी पड़ेंगी। देखिए, इस समय गेस्ट फैकल्टी पे आपकी कैबिनेट ने फैसला लिया है। पिछले कल ही जब कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें ये कहा गया कि गेस्ट फैकल्टी पर आपके कॉलेज कैडर के प्रोफेसर्स रखे जाएंगे, अध्यापक रखे जाएंगे। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो वही प्रथा हो गई जिस तरह आउटसोर्स की चलती आ रही थी। फिर आने वाले समय में फाइनेंशियल कंडीशन भी तो ठीक नहीं है, वो भी तो हमें देखनी है, और ऐसा ना हो कि टीचर फिर उतरे ही ना, फिर से आप लोगों को धरने प्रदर्शन सहने पड़ेंगे। ऐसा है कि हम नहीं चाहते कि एजुकेशन का कोई नुकसान हो, चाहे कॉलेज एजुकेशन है, प्री प्राइमरी एजुकेशन है, क्योंकि जो हमारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो एज इट इज़ वेकेंट सीट्स के ऊपर चल रहा है वो तो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है कॉलेजेस की या डिग्री कॉलेजेस के प्रोफेसर की यूनिवर्सिटीज़ में, उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो क्वालिफाई करता है उसको आउटसोर्सिंग के ऊपर नहीं हम एक फैकल्टी मेंबर्स रखेंगे। लगभग सभी यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की प्रैक्टिसेस है, और जब रेगुलर पोस्ट होंगी तो उनको प्रायोरिटी दी जा सकती है। देखिए, अब आपसे दूध और गोबर खरीद का मामला, क्योंकि बार बार हिमाचल प्रदेश में आपने भी कहा कि अब शुरू हो चुकी है, प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है? देखिए, अभी मैंने मीटिंग किया, कल भी हमारी मीटिंग होने जा रही है। आज कुछ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ठीक नहीं है, कल उसकी फाइनलिटी हम करने जा रहे हैं। हमने एक टेंटेटिव अपना पूरा वर्किंग प्रोग्राम जो है बना लिया है, और उस वर्किंग प्रोग्राम में हमने कुछ एरियाज़ आइडेंटिफाई कर लिए हैं। ख़ास करके जो हमारे नीचे के एरियाज़ हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है, कांगड़ा है, ऊना है, हमीरपुर है, बिलासपुर है, सोलन है, और उसमें 45 जो ब्लॉक हैं उसमें फर्स्ट फेज़ में हम ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए अपना रोड मैप हमने तैयार कर लिया और कॉस्ट बेनिफिट रेशो भी हमने निकाल लिया है। कल उसकी फाइनलिटी हो जाएगी कि किस रेट के ऊपर हम खरीदेंगे और किस मोड में हम जो उसको कलेक्ट करेंगे। पालमपुर में कोई कृषि PPPA जो प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन में भी हम इनविटेशन दे रहे हैं कि जो इसमें काम करना चाहते हैं वो आए। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ MLA जहाँ प्रोटेस्ट करते हैं उनको भी इनविटेशन दे रहा हूँ कि आप इस जो हमारा प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन है कलेक्शन का, कि आप मुर्गे में जो ऑर्गेनिक मैन्योरिंग कलेक्शन के लिए अगर वो भी किसी को लाना चाहते हैं, जो खुद आना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, वो आए और इस कार्यक्रम को हम जो है वो सारे हिमाचल प्रदेश में शुरू करें। पालमपुर के कृषि विश्वविद्यालय का मामला काफ़ी समय से बड़े ज़ोरों से गूंज रहा है, उसमें लैंड डिस्प्यूट क्या है, सरकार का पक्ष उस पर क्या है? देखिए, ये जो मुझे पता है कि जब मैं राजनीति में नहीं था तो उस वक्त यूनिवर्सिटी का एक एक्सटेंशन सेंटर, पंजाब यूनिवर्सिटी का एग्रीकल्चर लुधियाना का एक्सटेंशन सेंटर जो था पालमपुर खोला गया। उसके बाद 1966 में फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी जो थी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई गई, और उस वक्त ये पूरी जो टी स्टेट है उसको जो है वो हिमाचल सरकार ने एक्वायर किया। ये टी स्टेट जो थी उस वक्त होल्टा टी स्टेट के नाम से थी, और इसकी पूरी ज़मीन को सरकार ने एक्वायर किया और इसको हमने जो है वो नाम रखा गया। उसके बाद सब्सिक्वेंट बहुत से डिपार्टमेंट वहाँ पर आए हैं, जैसे CSIR का आया है, उस तरह से दूसरे जो है वो यूनिवर्सिटियाँ वहाँ पर आई, उनको भी इसी चंक ऑफ लैंड से उनको भी ये जो है वो ज़मीन दी गई है। अब इसका पूरा जो ओनरशिप है वो तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर है। पिछली बार भी सरकार ने कुछ वहाँ पर हेलीपैड वगैरह खोलने का, तो उसमें भी जो है वो उस ज़मीन का कुछ भाग जो था वो उसको दिया। अब हमारे जो टूरिज़्म को देख रहे हैं हमारे मिस्टर RS बाली, जिनको चेयरमैन टूरिज़्म कॉरपोरेशन का बनाया, वो चाहते हैं कि कम से कम 100 से लेकर 1.5 एकड़ तक की ज़मीन हमें दी जाए, कोई अपना टूरिज़्म जो हट वगैरह बनाने के। तो उसमें से 1000 से लेके 1200 बीघा तक, 1200 जो है वो उसमें बीघे तक ज़मीन जो रिक्वायरमेंट है,
यूनिवर्सिटी एक स्मॉल चीज़ नहीं है। यूनिवर्सिटी जो है वो एक रिसर्च सेंटर्स हैं। यूनिवर्सिटी आगे आने वाली बहुत सी फील्ड्स में उनकी रिसर्च हो गई। टी के ऊपर रिसर्च हो रही है, इंडस्ट्रीज़ के ऊपर रिसर्च हो रही है, हमारी जो एग्रीकल्चर का जो ढांचा है उसको बदला जा रहा है। तो उस वक्त हम कहाँ से ज़मीन खरीदेंगे? तो ये जो ज़मीन की बार बार यूनिवर्सिटी की तरफ देख करके, एग्रीकल्चर की ज़मीन को देख के, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि ज़मीन तो बढ़ेगी नहीं, ज़मीनें तो वही हैं। तो बहुत सी ज़मीनें हमने अपने एग्रीकल्चर फॉर्म जो हैं उनको नॉन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए दिया है। कई कॉलेज खोल दिए हैं, कई जो है महिला मंडल खुल गए हैं, कहीं पर जो है वो होटल खुल गए हैं। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हमारी होटल्स हैं, दे आर ऑल इन लॉस। चाहे आप आलमू का टी वर्ड का होटल देख लो, उस तरह से आप धर्मशाला के होटल देख लो, इस तरह से आप जो है वो रोड साइड जितने हमारे होटल थे वो सारे डिफंक्ट पड़े हुए हैं। पहले तो चाहिए था कि उनको सर्वाइव करने के लिए पहले धन जुटाया जाए, उनको ठीक किया जाए, उसका मैनेजमेंट ठीक किया जाए। उसके बाद आप ज़मीनें खरीदेंगे, फिर उन ज़मीनों को आप जो है वो प्राइवेट लोगों के जो है वो देंगे या उनको लीज पे देंगे, उसकी ओनरशिप डिटरमिन कराएंगे। तो इस लंबे प्रोसेस में जो है वो ज़मीनों का दान प्रदान बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो देश के स्टेट के हित में नहीं है। तो उसकी ओनरशिप जो है वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास नहीं है, ये तो यूनिवर्सिटी के पास है। तो इसलिए मैंने कहा है कि इसका पूरा स्टेटस रिपोर्ट जो है वो फाइल के ऊपर भेजी जाए, उसके बाद अगली प्रक्रिया उसके में हम देखें। कृषि मंत्री चंद्र कुमार हमारे साथ थे। बात हुई हिमाचल प्रदेश की राजनीति इस समय किस करवट बदल रही है, दूसरा था कृषि विश्वविद्यालय का मुद्दा, और तीसरा हमने बात की राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, और सातवें हमने आपको ये भी बताया कि गोबर और दूध खरीद की बात जो सरकार कर रही थी वो अभी तक कहां पहुंची है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।